गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय संख्या 13 का जो जिसका नाम है वैदेशिक सेवा। ठीक है, तो इसमें हम ये लास्ट वीडियो बनेगा और इसके अंदर इन अध्याय संख्या जो 13 है वैदेशिक सेवा यानी कि फॉरेन सर्विस, इसको हम नेस्तनाबूद कर देंगे और आपका ये अध्याय संख्या 13 पूरा हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो हमने नियम संख्या 146 तक हमने पढ़ लिया और अब हम इस अध्याय के अंदर बात करेंगे नियम संख्या 147 से आगे वाले जो भी नियम बचे हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है गाइज, बिल्कुल अपडेट क्लास है। इसके अंदर जो भी अमेंडमेंट संशोधन हुआ है वो सारे सभी चीज़ों को मैंने कंसिस्ट किया है इस वीडियो के अंदर, और पहले वाले वीडियो भी अमेंडमेंट सहित शामिल थे। ठीक है, उनके अंदर भी जो भी अमेंडमेंट जहाँ जहाँ हुआ है उनको मैंने शामिल किया है और इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है गाइज, तो ये अध्याय संख्या जो 13 है उसका ये नियम है 147। इसमें है अंशदान की गणना। देखिए गाइज, मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखोगे और डायरेक्ट ये वाला वीडियो देखोगे तो आपकी दिक्कत हो जाएगी, तो आप पहले वाला वीडियो जरूर देखें लगातार। और इसमें इसमें क्या आता है, ये जो नियम संख्या 147 है इसमें अंशदान की गणना। देखिए, अंशदान का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी कि जब कर्मचारी, जैसे राजस्थान सरकार का कोई कर्मचारी है, ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लूँ, ये जो पीएचईडी डिपार्टमेंट राजस्थान का डिपार्टमेंट है, ठीक है, और यहाँ से कोई कर्मचारी रिको के अंदर पदस्थापित होता है यानी कि प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है। तो प्रतिनियुक्ति पर अगर कर्मचारी रहेगा तो इसमें इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि जो कर्मचारी होता है ना उसको पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट के बाद में, ये तो आप जानते हो, सीधी सी बात है। और जो पेंशन का पैसा होता है वो सरकार द्वारा जमा करवाया जाता है। ठीक है, तो वो क्या है कि मतलब मासिक रूप से जमा होता है पेंशन का पैसा और वो धीरे धीरे इकट्ठा होता जाता है और रिटायरमेंट के टाइम उस कर्मचारी को पेंशन मिल जाती है। ठीक है गाइज, तो अगर कर्मचारी मान लो 4 साल के लिए रिको के अंदर प्रतिनियुक्ति पर चला गया, ठीक है, तो 4 साल का वो पेंशन का वो अंशदान कौन करेगा? रिको का जो विदेशी विनियोजक है वही करेगा ना। ठीक है, तो विदेशी विनियोजक पर मंथ के हिसाब से उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जमा कराएगा राजस्थान के राजकोष में, सीधी सी बात है। ठीक है, तो उसके बारे में इस नियम संख्या 147 में बात की गई है कि नियम 146 के अनुसार निर्धारित पेंशन अंशदान की दर राज्य कर्मचारी की पेंशन को सुरक्षित करने हेतु ऐसी दर होती है जो वैदेशिक सेवा पर नियुक्ति नहीं लेता तो सरकार के अंतर्गत सेवा करने पर प्राप्त करता है। इसका मतलब यह है कि यदि कर्मचारी जैसे पीएचडी का कोई जूनियर अकाउंटेंट है वो रिको के अंदर प्रतिनियुक्ति पर चला गया, ठीक है, अगर वो रिको पर प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाता, पीएचडी के अंदर रहता, तो उसका मासिक अंशदान जो पेंशन का अंशदान होता है वो सरकार जमा कराती, सीधी सी बात है। लेकिन वो पीएचडी के अंदर तो है नहीं, वो रिको के अंदर चला गया, तो उसका पेंशन का मासिक अंशदान कौन जमा कराएगा? विदेशी विनियोजक। ठीक है, तो इसमें नियम संख्या 146 है, उसमें जो पेंशन अंशदान की दर होती है उसका निर्धारण नियम संख्या 146 में किया गया है। ठीक है, और ये पेंशन अंशदान की दर राज्य कर्मचारी की पेंशन को सुरक्षित करने हेतु एक दर होती है। ठीक है, अब राज्य कर्मचारी जब रिटायरमेंट होगा तो उसको क्या मिलेगी? पेंशन। ठीक है, तो उसकी पेंशन को सुरक्षित करने के लिए, सेव करने के लिए ये एक प्रकार ये जो दर है ये पेंशन अंशदान की दर होती है। ठीक है, अभी इसमें ये बता रखा है कि जो वैदेशिक सेवा पर नियुक्ति नहीं लेता तो सरकार के अंतर्गत सेवा करने पर प्राप्त करता है। ठीक है, यानी कि जो पेंशन अंशदान जो होता है वो मैंने आपको बता दिया, अगर वो पीएचडी के अंदर रहता तो सरकार जमा कराती, लेकिन वो पीएचडी के अंदर तो है नहीं, सरकार ने उसको प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया रिको के अंदर, और रिको में जो उसका विदेशी विनियोजक है, जो रिको का नियोजक है, वो अब उस कर्मचारी का जो मासिक पेंशन अंशदान है वो जमा कराएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर वो कर्मचारी पीएचडी के अंदर ही रहता तो पीएचडी सरकार जो राजस्थान सरकार है वो जमा कराती पेंशन अंशदान, अगर रिको के अंदर है तो रिको वाले जमा कराएंगे। ठीक है गाइज, अब इसमें दूसरी चीज दे रखी है कि अवकाश वेतन अंशदान। देखिए, अवकाश वेतन अंशदान क्या होता है? अवकाश लेने पर जो कर्मचारी को वेतन मिलता है उसको हम अवकाश वेतन बोलते हैं। ठीक है, और अगर प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी ने अगर अवकाश ले लिया तो उसका जो वेतन जो उसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन जमा होता है वो भी विदेशी विनियोजक द्वारा जमा कराया जाता है। ठीक है, तो अवकाश वेतन अंशदान की दरें प्रतिनियुक्त कर्मचारी को उसके वेतनमान की शर्तों के अधीन अवकाश वेतन दिलाने के लिए उपयुक्त दरें होगी। ठीक है, जो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर गया है, जैसे पीएचडी से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर रिको में गया है, ठीक है, तो इसका जो कर्मचारी का जो पीएचडी के अंदर जो वेतनमान था ना, उन्हीं जो वेतनमान जो उसका जो वेतनमान था उन्हीं वेतनमान की शर्तों के अनुसार ही उसको अवकाश वेतन मिलेगा। ठीक है गाइज, तो हमने ये बात कर ली कि पेंशन अंशदान और अवकाश वेतन अंशदान, इसके बारे में हमने बात कर ली, और इनकी जो रेट्स है उनके बारे में वर्णन नियम संख्या 146 में किया गया है, ये मैंने आपको बता दिया, यानी कि अंशदान की गणना के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है गाइज,
अब गाइज इसके अंदर टिप्पणी दे रखी है, इस संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणी है। टिप्पणी में क्या दे रखा है, अंशदान की दरें तथा गणना, यानी कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है पेंशन अंशदान और अवकाश वेतन अंशदान, तो इनकी जो रेट्स होती है ना और इनकी कैलकुलेशन होती है, ठीक है, जो उसकी प्रक्रिया कहाँ दी गई है, आरएसआर का जो वॉल्यूम 2 है उसके परिशिष्ट 5 में इसकी प्रोसेस दे रखी है, ठीक है। यानी कि अंशदान की दरें और उसकी गणना की प्रक्रिया जो है ना वो आरएसआर वॉल्यूम 2 के परिशिष्ट 5 में दी गई है। वैदेशिक सेवा में जाने के समय उपभोग किए गए ज्वाइनिंग टाइम के लिए अवकाश वेतन अंशदान कर्मचारी द्वारा वैदेशिक सेवा में पद ग्रहण करने पर प्राप्त होने वाले वेतन के आधार पर गणना की जाएगी। इसका मतलब यह है कि मान लो पीएचडी से कोई कर्मचारी रिको के अंदर गया, ठीक है, और सरकार ने वो उसको 10 दिन का ज्वाइनिंग का टाइम दिया, ठीक है, कि आप जाके रिको के अंदर ज्वाइनिंग कर लो, ठीक है, और वो कर्मचारी 10 दिन का उसको समय मिला ज्वाइनिंग काल, ठीक है, यानी कि कार्यग्रहण काल करने के लिए उसको कितना समय दिया, 10 दिन का, ठीक है, और मान लो 6 दिन तक तो वो उसने खुद ही उपभोग कर लिया, वो 10 दिन में से 6 दिन तो उसने खुद नहीं निकाल दिए, यानी कि वो उसने ज्वाइनिंग नहीं लिया, तो 6 दिन का उसने जो कार्यग्रहण काल का उपभोग किया, तो उसका जो अवकाश वेतन का अंशदान है, अवकाश वेतन अंशदान कर्मचारी द्वारा वैदेशिक सेवा में पद ग्रहण करने पर प्राप्त होने वाले वेतन के आधार पर गणना की जाएगी, ठीक है। अब 10 दिन का उसको ज्वाइनिंग टाइम दिया गया, ठीक है, ज्वाइनिंग टाइम दिया गया, तो 10 दिन में से उसने 6 दिन तो खुद ने उपभोग कर लिए, तो 6 दिन का उसको पैसा मिलेगा, सीधी सी बात है। और उसको पैसा कैसे मिलेगा, जैसे मान लो वो वैदेशिक सेवा में जाता तो उसको 30,000 रुपये पर मंथ मिलता, ठीक है, 30,000 रुपये पर मंथ मिलने का मतलब है कि उसको एक दिन का 1,000 रुपये मिलता। अब कर्मचारी को 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया गया, तो 6 दिन तो उसने खुद नहीं उपभोग कर लिया, उनका यूज कर लिया 6 दिन का, तो एक दिन का 1,000 वहाँ पर मिलता उसको वैदेशिक सेवा के अंदर, तो 6 दिन का कितना मिलेगा, 6,000, तो 6,000 जो अवकाश वेतन अंशदान है ये कर्मचारी को दे दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि वैदेशिक सेवा में जाने के समय उपभोग किए गए ज्वाइनिंग टाइम यानी कार्यग्रहण काल के लिए अवकाश वेतन अंशदान, अवकाश वेतन अंशदान कर्मचारी द्वारा वैदेशिक सेवा में पद ग्रहण करने पर प्राप्त होने वाले वेतन के आधार पर गणना की जाएगी। यानी कि कर्मचारी वैदेशिक सेवा में जाता, प्रतिनियुक्ति पर जाता, यानी कि कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर जाता, वैदेशिक सेवा में जाता, तो उसको पर मंथ 30,000 रुपये मिलता। अब ज्वाइनिंग टाइम यानी कि कार्यग्रहण काल सरकार ने उसको 10 दिन का दिया, 10 दिन में से उसने 6 दिन तो खुद ने उपभोग कर लिए, ठीक है, वो गया नहीं 6 दिन तक, तो 7वें दिन वो गया, लेकिन 6 दिन तो उसने खुद ने उपभोग कर लिए, तो वो एक तरह से अवकाश ले लिया उसने 6 दिन का। तो जो 6 दिन का जो अवकाश वेतन अंशदान है ना वो कैसे मिलेगा, वैदेशिक सेवा में पदग्रहण करने पर, वैदेशिक सेवा में अगर वो पदग्रहण करता तो उसको पर मंथ 30,000 रुपये मिलता। 30,000 का मतलब है कि एक दिन का 1,000 मिलता, तो 6 दिन का उसने जो कार्यग्रहण काल का जो अवकाश उसने उपभोग किया, तो 6 दिन का है वो, एक दिन का उसको 1,000 रुपये मिलता, तो 6 दिन का कितना मिलता, 6,000। तो ये 6,000 का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना वो किसको दिया जाएगा, कर्मचारी को, ठीक है गाइज। तो इस प्रकार ये अवकाश वेतन अंशदान की गणना ज्वाइनिंग टाइम के लिए इस प्रकार की जाती है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है गाइज। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 148 की। इसमें बता रखा कि अंशदान में छूट। देखिए मैं आपको पहले ये चीज़ बता देता हूँ, जो अंशदान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, वो प्रतिनियुक्ति पर जो कर्मचारी चला गया, मान लो पीएचडी में कोई जूनियर अकाउंटेंट था, ठीक है, और उसको प्रतिनियुक्ति पर कहाँ भेज दिया, मान लो रिको के अंदर भेज दिया उसको प्रतिनियुक्ति पर। अब प्रतिनियुक्ति पर रहेगा तो मैंने आपको बता दिया कि जो विदेशी विनियोजक होता है वो 2 प्रकार के कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि अंशदान राजस्थान सरकार के जो राजकोष होता है उसमें जमा कराता है कर्मचारी के लिए। अब कौन कौन सा अंशदान वो जमा कराएगा, प्रतिनियुक्ति पर जो कर्मचारी गया है विदेशी विनियोजक द्वारा कंट्रीब्यूशन उसके लिए जमा कराया जाता है। क्या क्या जमा कराया जाता है, एक तो पेंशन का अंशदान जमा कराया जाता है, एक अवकाश वेतन का अंशदान जमा कराया जाता है। पेंशन का अंशदान मासिक रूप से जमा कराया जाएगा, और अवकाश वेतन का अंशदान कैसे जमा कराया जाएगा, जब कर्मचारी अवकाश पर रहेगा तो उस दौरान जो उसको वेतन मिलेगा तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी विदेशी विनियोजक द्वारा राजस्थान सरकार के राजकोष में जमा कराया जाता है, ठीक है। यदि मान लो ये अंशदान बकाया हो, यानी कि पेंशन अंशदान भी क्या हो, बकाया हो, और ये अवकाश वेतन भी क्या हो, अवकाश वेतन अंशदान भी क्या हो, बकाया हो, यानी कि दोनों जो अंशदान है, पेंशन अंशदान और अवकाश वेतन अंशदान दोनों बकाया है, ठीक है। तो इसमें सरकार छूट भी दे सकती है उनको। सरकार बोलेगी कि आपके ऊपर ये पेंशन अंशदान और सरकार ये अवकाश वेतन अंशदान आपके ऊपर 50,000 रुपया बाकी है, ठीक है। तो सरकार इसमें विदेशी विनियोजक को छूट दे सकती है कि कोई दिक्कत नहीं है, आपने जमा नहीं कराया तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें सरकार ये भी कर सकती है कि जो कुल बकाया राशि है ना, जो कुल बकाया राशि है उसके ऊपर ब्याज की दर भी लगा सकती है पेनल्टी के रूप में, कि आपके ऊपर 50,000 रुपया बकाया है तो आप 10% ब्याज की दर से आप हमारे को जमा कराओ, ठीक है। तो नियम संख्या 148 में यही बता रखा है कि अंशदान में छूट, यानी कि राज्य सरकार वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण के
स्थानांतरण के किसी प्रकरण विशेष में बकाया अंशदान को छोड़ सकती है। राज्य सरकार वैदेशिक सेवा के अंदर, वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण का कोई भी प्रकरण हो, यानी कि किसी कर्मचारी को राज्य सरकार ने वैदेशिक सेवा में उसका स्थानांतरण कर दिया, तो इस प्रकार का कोई प्रकरण हो, ठीक है, तो ऐसे मामलों में किसी प्रकरण विशेष में बकाया अंशदान को छोड़ भी सकती है सरकार, ठीक है, या फिर बकाया अंशदान पर ब्याज की दर निर्धारण के नियम भी बना सकती है। सरकार नियम बना सकती है कि आपका बकाया अंशदान इतना हो गया तो आप इसके ऊपर इतने % की दर से ब्याज सहित जमा कराओ, ठीक है, ये सरकार के पास पावर है। ये मैंने आपको बता दिया अंशदान में छूट कि सरकार छूट देगी या फिर बकाया के ऊपर बकाया की राशि भी लेगी और बकाया के ऊपर ब्याज भी लेगी, ठीक है गाइज, ये मैंने आपको बता दिया। ये टोटली सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम नियम संख्या 149 की बात करेंगे तो इसमें बता रखा है कि बकाया अंशदान पर ब्याज, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अंशदान कैसे जमा कराते हैं। जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो वैदेशिक विनियोजक द्वारा राजस्थान सरकार के राजकोष में किस प्रकार कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि अंशदान जमा कराया जाता है। तो अवकाश अंशदान हो चाहे पेंशन अंशदान हो, इस प्रकार जमा कराया जाता है। किस प्रकार? जो वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो अवधि होती है उसको हम वित्त वर्ष बोलते हैं। तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 1 माह पहले जमा करा दो, या फिर अगर वित्तीय वर्ष के बीच में ही यानी कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले ही वैदेशिक सेवा समाप्त हो रही है, ठीक है, तो ऐसी दिशा में क्या होगा? प्रतिनियुक्ति समाप्ति के 1 माह पहले, ठीक है, यानी कि मान लो 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक क्या होता है? वित्त वर्ष होता है, ठीक है। अगर कर्मचारी मान लो जनवरी के अंदर ही अगर प्रतिनियुक्ति से रिटायरमेंट हो रहा है, प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो रही है जनवरी के अंदर मान लो, तो जनवरी से 1 महीने पहले यानी कि दिसंबर के अंदर, ठीक है, प्रतिनियुक्ति समाप्ति के 1 माह पहले ही वो अवकाश वेतन अंशदान या पेंशन अंशदान राजस्थान के राजकोष में जमा करा देगा, ठीक है। तो ये तो हो गई प्रोसेस की आखिर में बकाया अंशदान के ऊपर ब्याज किस प्रकार जमा कराया जाता है, ये तो हो गई प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें बता रखा कि इस प्रकार यदि विदेशी नियोजक द्वारा, ठीक है, अंशदान जमा नहीं कराया जाए तो क्या होगा? बकाया अंशदान की जो राशि है उस पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज ले लिया जाएगा। अगर इसको हम वार्षिक रूप से कन्वर्ट करें तो 12% वार्षिक हो जाएगा, लेकिन आपके इसमें 1% प्रति माह ही दे रखा, तो आप 1% प्रति माह याद रखें। कैलकुलेशन के हिसाब से आपको पता है कि 12 महीने 1% प्रति माह है, तो वार्षिक रूप से इसकी गणना की जाए तो 12% वार्षिक हो जाता है, ठीक है। तो हमने बता दिया यह प्रोसेस कि इस प्रकार बकाया अंशदान पर ब्याज जमा होता है, ठीक है। और इस प्रकार यदि विदेशी विनियोजक द्वारा बकाया अंशदान जमा नहीं कराया जाता है तो बकाया अंशदान की राशि पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज ले लिया जाएगा, ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। विलंब अवधि की गणना के लिए माह के 15 दिन से अधिक की अवधि को पूर्ण माह मान लिया जाएगा तथा 15 दिन तक की अवधि को इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे किसी कर्मचारी से बकाया अंशदान सरकार मांगेगी, ठीक है, अब वो मान लो 16 दिन हो गए उसने बकाया अंशदान जमा नहीं कराया, मान लो 16 दिन हो गए, 16 दिन से उसका अंशदान विदेशी विनियोजक ने राजस्थान सरकार के राजकोष में जमा नहीं कराया उस प्रतिनियुक्त कर्मचारी का, ठीक है। तो 16 दिन से अधिक अवधि हो गई, यानी कि 15 के अंदर आप चाहे 1 जोड़ दो चाहे 2 जोड़ दो, कितनी भी अवधि जोड़ दो, यानी कि लेकिन 15 प्लस दिन होने चाहिए, ठीक है। अगर वो अंशदान पेंडिंग है, बकाया है, मतलब 15 प्लस दिन से, तो उसके ऊपर जो ब्याज ना वो पूरे माह का लिया जाएगा, ठीक है। यदि 15 दिन तक का ही यानी कि 1 से लेकर 15 दिन तक का ही अगर इतना लेट हो गया, मतलब वो वैदेशिक विनियोजक अंशदान जमा कराने में, ठीक है, तो इस दिशा में पूरे महीने का ब्याज नहीं लिया जाएगा, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर यही बता रखा कि विलंब अवधि की गणना के लिए माह के 15 दिन से अधिक की अवधि को एक पूर्ण माह माना जाएगा तथा 15 दिन तक की अवधि को इग्नोर कर दिया जाएगा। सही दर से अंशदान या ब्याज की राशि का भुगतान किया गया है अथवा नहीं, इसका सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन कौन करेगा? जो निदेशक पेंशन विभाग होता है वो इसको वेरीफाई करेगा कि वास्तव में विदेशी विनियोजक द्वारा अंशदान या फिर ब्याज की राशि का भुगतान, अंशदान जो बकाया अंशदान है उसका भुगतान किया गया है या नहीं किया गया, और जो बकाया अंशदान है उसके ऊपर ब्याज की राशि का भुगतान किया गया है अथवा नहीं, तो इसका सत्यापन कौन करेगा? निदेशक पेंशन विभाग, ये इसको वेरीफाई करेगा। यदि विदेशी नियोजक द्वारा सही राशि जमा नहीं कराई गई है तो जो निदेशक पेंशन विभाग होता है ना, वो विदेशी नियोजक को सही राशि जमा कराने के लिए कहेगा, उसको बोलेगा कि अब आप जमा करा दीजिए। ऐसी दिशा में निदेशक पेंशन विभाग पत्र जारी करेगा, ठीक है, तथा पत्र जारी करने की तिथि तक का अंशदान और उसमें अंशदान का ब्याज उसकी गणना कर विदेशी नियोजक को अवगत करवाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो 1 जनवरी 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक का अंशदान बकाया है किसी कर्मचारी का, विदेशी विनियोजक ने इस अवधि का अंशदान जमा नहीं कराया, ठीक है।
अब इसमें निदेशक पेंशन विभाग होता है, उसने पत्र जारी किया, कब जारी किया, 7 मई को, ठीक है, पत्र जारी किया 7 मई को और बताया कि आपका 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी 2022 से लेके 30 अप्रैल 2022 तक यानी कि 4 महीनों का अंशदान बकाया है और आप इसको जमा कराएं। तो ये निदेशक पेंशन विभाग ने पत्र जारी कब किया, 7 मई को, ठीक है। अब इसमें यह बता रखा कि 7 मई 2022 तक का अंशदान प्लस में ब्याज, ठीक है। पहले तो अवगत करा देगा निदेशक पेंशन विभाग विदेशी विनियोजक को कि आपकी पत्र जारी करके कि आपका इतना अंशदान बकाया है, ठीक है। अब नोट लगा कि इसमें बता रखा कि पत्र जारी करने के 1 माह में संपूर्ण बकाया जमा करा देने पर विदेशी नियोजक से उस माह का ब्याज नहीं लिया जाएगा जिस माह में पत्र जारी किया गया था, ठीक है। तो पत्र कब जारी किया गया था, 7 मई को, मई के महीने में पत्र जारी किया गया था, ठीक है। तो 7 मई 2022 तक का अंशदान और ब्याज ये जमा कराना पड़ेगा विदेशी विनियोजक को। मतलब 7 मई 2022 तक की जो भी राशि बनती है ना, 1 जनवरी 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक का जो अंशदान बकाया था उसके बारे में अवगत करा दिया निदेशक पेंशन विभाग ने और वो पत्र जारी किया 7 मई 2022 को। पत्र जारी करके निदेशक पेंशन विभाग ने विदेशी विनियोजक को बता दिया कि आपका इतना अंशदान बकाया है। तो 7 मई 2022 तक का इतना अंशदान आपका बनता है तो आप जमा करा दीजिए। यदि 7 मई 2022 तक का अंशदान और ब्याज जमा करा दें, जो भी वो राशि होगी ना वो विदेशी विनियोजक द्वारा जमा कराई जाएगी। अगर पत्र जारी करने के माह में संपूर्ण बकाया अंशदान तथा ब्याज, ठीक है, जमा करा देने पर विदेशी नियोजक से उस माह का ब्याज नहीं लिया जाएगा जिस माह में पत्र जारी किया गया था, ठीक है। तो 7 मई 2022 को पत्र जारी किया गया था, ठीक है, और इसको 1 महीना पूरा कब हो जाएगा पत्र जारी करने को, 6 जून 2022 को, ठीक है। अगर वो 6 जून 2022 से पहले अगर वो अंशदान और उस पर ऊपर जो ब्याज बनता है वो अगर जमा करा दे तो मई माह का जो ब्याज बनेगा ना अंशदान का वो उसका माफ़ कर दिया जाएगा इस दशा के अंदर। यानी कि पत्र जारी करने के 1 माह में संपूर्ण बकाया जमा करा देने पर विदेशी नियोजक से उस माह का ब्याज नहीं लिया जाएगा जिस माह में पत्र जारी किया गया था, ठीक है गाइज। विदेशी नियोजक या कर्मचारी स्वयं RSR वॉल्यूम जो 2 है उसके परिशिष्ट 5 के प्रावधानों के अनुसार गणना कर अवकाश वेतन या फिर पेंशन या फिर अंशदायी भविष्य निधि की अंशदान की राशि जमा करा सकते हैं। ये उनको पावर दे रखी है, ठीक है। यानी कि वो खुद कर्मचारी भी जमा करा सकता है और वो विदेशी नियोजक वो भी जमा करा सकता है, ठीक है, स्वयं करा सकते हैं। और RSR का वॉल्यूम जो 2 है उसका एक परिशिष्ट 5 है, उसके प्रावधान के अनुसार कैलकुलेशन करके वो भी ये राशि जमा करा सकते हैं। ओके गाइज, अब हमको ये जानना जरूरी है कि अंशदान की राशि किस लेखे में जमा होगी और किस लेखे के किस मद में जमा होगी, ये हमारे को जानना जरूरी है। अर्थात अंशदान की राशि लेखों में निम्न मदों में जमा कराई जाएगी, ठीक है। अगर अंशदान अवकाश वेतन का है, ठीक है, अगर अंशदान अवकाश वेतन का है तो कौन से लेखे के किस मद में जमा होगा। अगर अंशदान पेंशन या अंशदायी भविष्य निधि का है तो वो कौन से लेखे में किस मद में जमा होगा, ये हमारे को जानना जरूरी है, ठीक है। तो अवकाश वेतन अंशदान के पहले हम बात कर लेते हैं कि विदेशी विनियोजक अवकाश वेतन अंशदान को किस लेखे में किस मद में जमा कराएगा, ठीक है दोस्त। जैसे मान लो PhD से कोई कर्मचारी रिको के अंदर गया तो जो PhD क्या है उसका पैतृक विभाग है, संबंधित विभाग है प्रतिनियुक्त कर्मचारी का, ठीक है। तो संबंधित विभाग यानी कि PhD के उस बजट मद जो भी बजट आइटम है उसका एक शीर्षक है इनकम हेड यानी कि आय शीर्षक, इसमें जमा होगा जिससे पैतृक विभाग में उस अधिकारी का वेतन भुगतान किया जाता है। यानी कि पैतृक विभाग, मान लो PhD से कर्मचारी रिको के अंदर गया प्रतिनियुक्ति पर, ठीक है, तो जो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर गया, कोई जूनियर अकाउंटेंट, मान लो PhD का जूनियर अकाउंटेंट उसको प्रतिनियुक्ति पर रिको में भेज दिया, ठीक है। तो जूनियर अकाउंटेंट का पैतृक विभाग कौन सा हुआ, PhD, ठीक है। तो PhD क्या हुआ, पैतृक विभाग। तो पैतृक विभाग में उस अधिकारी का वेतन भुगतान किया जाता है, तो जिस हेड से उस अधिकारी का या कर्मचारी का वेतन भुगतान किया जाता है, ठीक है, तो उसके आय शीर्षक में जमा करा दिया जाएगा अवकाश वेतन अंशदान विदेशी विनियोजक द्वारा। यदि विभाग का यह संबंधित मुख्य शीर्ष नहीं है तो इस दिशा में क्या होगा, तो वहाँ यह राशि विविध मद 52 में, ये LII है रोमन संख्या में, इसको 52 बोला जाता है, तो 52 में जमा होगी। अब हम बात करेंगे पेंशन या अंशदायी भविष्य निधि, ये कौन से लेखा शीर्ष के अंदर किस में ये जमा होगी, तो यह लेखा शीर्ष XLVII रोमन संख्या में बोलेंगे 47, इसमें जमा कराया जाएगा और यह भी पैतृक विभाग का शीर्ष है। ये मैंने आपको बता दिया कि आखिर में जो विदेशी विनियोजक होता है, ये तो आपको पता ही है कि जो विदेशी विनियोजक होता है यही कंट्रीब्यूशन की राशि जमा कराता है, चाहे वो कंट्रीब्यूशन की राशि पेंशन की हो, पेंशन अंशदान हो, चाहे फिर अवकाश वेतन अंशदान हो, ठीक है।
तो ये जो दोनों का भुगतान कौन करेगा, विदेशी विनियोजक करेगा। और किस पीरियड में करेगा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है गाइज। वैदेशिक नियोजक द्वारा स्वयं गणना कर निश्चित की गई दरें अस्थायी मानी जाएगी। अगर विदेशी विनियोजक ने गणना की अपने कर्मचारी का, जो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर आया है विदेशी विनियोजक के पास पीएचईडी से, ठीक है, तो वो खुद भी कैलकुलेशन करेगा, है ना। जैसे पीएचईडी से कोई जूनियर अकाउंटेंट रिको के अंदर गया, तो रिको क्या है कि वैदेशिक विभाग है, और जो वैदेशिक नियोजक है, इस विभाग का जो नियोजक है उसको हम बोलेंगे वैदेशिक नियोजक। वैदेशिक नियोजक ने खुद की मर्जी से स्वयं के आधार पर गणना की कि आखिर में जो जूनियर अकाउंटेंट पीएचडी से अपने विभाग में आया है, प्रतिनियुक्ति पर आया है, उसका पेंशन अनुदान और अवकाश वेतन अनुदान कितना बनेगा, वो खुद की मर्जी से खुद के हिसाब से गणना कर ली। तो वो उसने जो दरें यूज की है ना, जो रेट्स का यूज किया ना, वो अस्थायी मानी जाएगी। तथा एजी राजस्थान यानी कि महालेखाकार राजस्थान द्वारा अंतिम रूप से दर निश्चित किए जाने पर पूर्व प्रभाव से राशि का समायोजन किया जाएगा। देखिए, जो वैदेशिक विनियोजक होता है उसने मान लो अपने हिसाब से 50,000 रुपये बताया कि मेरे हिसाब से कर्मचारी का अवकाश वेतन अनुदान और पेंशन अनुदान 50,000 रुपये बनता है। और एजी राजस्थान उसने बोला अंतिम रूप से दर का निर्धारण तो एजी राजस्थान यानी कि महालेखाकार राजस्थान ही करेगा। तो महालेखाकार राजस्थान जब कैलकुलेशन की तो उस कर्मचारी का अनुदान बना 60,000, ठीक है, 60,000 बना। तो अब एजी राजस्थान कर्मचारी को उसको बोलेगा विदेशी विनियोजक को कि आप इसमें समायोजन करें, 50,000 में आप 10,000 रुपये और ऐड कर दें, ठीक है गाइज। तो वैदेशिक नियोजक द्वारा स्वयं गणना कर निश्चित की गई दरों पर निर्धारित अवधि में यदि अंशदान जमा नहीं करा जाए तो इस दिशा में बकाया राशि पर दंडनीय ब्याज वसूल किया जाएगा, ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। गाइज अब हम बात करेंगे नियम संख्या 150 की। इसमें बता रखा कि वैदेशिक सेवा में अंशदान कर्मचारी द्वारा नहीं रोका जा सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्त जो कर्मचारी है उसके समक्ष वैदेशिक सेवा में अवधि का पेंशन अंशदान को रोकने तथा वैदेशिक सेवा की अवधि को राज्य सेवा में नहीं गिने जाने का चुनाव का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होता। यानी कर्मचारी को इस तरह से विवश नहीं किया जाएगा, जो प्रतिनियुक्ति पर जो कर्मचारी आया है उसको इस तरह से विवश नहीं किया जाएगा कि आप, या फिर कर्मचारी खुद इस चीज़ का चुनाव नहीं कर सकता कि वैदेशिक सेवा अवधि का पेंशन अनुदान उसको वो रोक नहीं सकता, या फिर वैदेशिक सेवा की अवधि को राज्य सेवा में नहीं गिनने का उसके पास ऐसा कोई चुनाव विकल्प नहीं होता कि वो या तो वैदेशिक सेवा अवधि का पेंशन रोक दे या फिर वैदेशिक सेवा अवधि को राज्य सेवा में नहीं गिने जाने के लिए बोले। तो उसके पास ऐसा विकल्प नहीं रहेगा, ठीक है। वो पेंशन अनुदान को भी नहीं रुकवा सकता और वैदेशिक सेवा की अवधि होती है ना उसको भी राज्य सेवा में गिनवाने से नहीं रोक सकता, ठीक है। अंशदान के भुगतान से प्रतिनियुक्त कर्मचारी सेवा नियमों के अनुसार पेंशन या अवकाश वेतन प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अब मैंने आपको बता दिया कि जो वैदेशिक विनियोजक होता है वो अंशदान क्यों जमा कराता है। भाई कर्मचारी जब रिटायरमेंट होगा तो उसको पेंशन मिलेगी, ठीक है। तो पेंशन को सुरक्षित करने के लिए पेंशन अंशदान जमा कराया जाता है। तो अंशदान के भुगतान से प्रतिनियुक्त कर्मचारी सेवा नियमों के अनुसार पेंशन या अवकाश वेतन प्राप्त करने का अधिकार रखता है। तो उसको अधिकार है, वो बाद में रिटायरमेंट के बाद में उसको पेंशन मिलती रहेगी अगर पेंशन अंशदान समय समय पर जमा होता रहेगा। तो वैदेशिक नियोजक और प्रतिनियुक्त कर्मचारी भुगतान किए गए अंशदान पर कोई अधिकार नहीं रखते तथा इनके द्वारा इस अंशदान के प्रतिदाय यानी कि रिफंड के किसी दावे या क्लेम को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वैदेशिक नियोजक और प्रतिनियुक्त कर्मचारी बाद में क्लेम नहीं कर सकते कि हमने जो अंशदान जमा कराया वो आप हमारे को वापस लौटा दे दीजिए, ठीक है। इस प्रकार का वो क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब हम नियम संख्या 151 की बात करेंगे। तो इसमें बता रखा कि वैदेशिक नियोजक से पेंशन या ग्रेच्युटी स्वीकार करने की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक, ठीक है। इस नियम में यह बता रखा कि वैदेशिक सेवा में स्थानांतरित जो कर्मचारी है राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना वैदेशिक संस्थान में की गई सेवा के बदले विदेशी नियोजक से कोई पेंशन या ग्रेच्युटी स्वीकार नहीं कर सकता। यानी कि पीएचडी से मान लो कोई कर्मचारी डेपुटेशन पर रिको के अंदर चला गया, ठीक है। अब रिको के अंदर जो कर्मचारी के मान लो जूनियर अकाउंटेंट ही चला गया प्रतिनियुक्ति पर, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना वो वैदेशिक संस्थान में यानी कि रिको के अंदर जो उसके द्वारा जो सेवा की जाएगी उसके बदले जो विदेशी विनियोजक है, जो रिको का नियोजक है उसमें विदेशी विनियोजक बोलते हैं, तो उस विदेशी विनियोजक से ना तो पेंशन लेगा ना ग्रेच्युटी लेगा, ठीक है। ये नियम संख्या 151 में बता रखा है। अगर लेगा तो पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। नियम संख्या अगर 152 की बात की जाए तो इसमें बता रखा है कि वैदेशिक सेवा में अवकाश, ठीक है, यानी कि प्रतिनियुक्ति पर रह रहा कर्मचारी जिस सेवा का सदस्य है, ठीक है, उसी सेवा के सेवा नियमों के अनुसार दिए जा सकने वाले अवकाशों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट हो, ठीक है, तो आप राजस्थान सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस के कर्मचारी हो, ठीक है। तो आपका जो राजस्थान सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस है इसी के सेवा नियमों के अनुसार आपको कोई अवकाश दे है
तो ही वो आपको अवकाश दिया जाएगा वैदेशिक सेवा के अंदर। इसके अलावा किसी प्रकार का आपको अवकाश नहीं दिया जाएगा। सेवा से अवकाश पर जाए बिना ही कर्मचारी सरकार से अवकाश वेतन प्राप्त नहीं कर सकता। सीधी सी बात है। अवकाश वेतन का मतलब है कि अवकाश पर कोई कर्मचारी रहता है तो उसको जो दिया जाने वाला जो वेतन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अवकाश वेतन। ठीक है, अगर कर्मचारी अवकाश पर ही नहीं है तो अवकाश वेतन तो मिलेगा ही नहीं। तो ये इसमें यही बता रहा है कि सेवा से अवकाश पर जाए बिना ही कर्मचारी सरकार से अवकाश वेतन प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है गाइज। नियम संख्या 153 की अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि भारत के बाहर, ठीक है, भारत के बाहर वैदेशिक सेवा में अवकाश की स्वीकृति को नियमित करने का विशेष प्रावधान क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। यानी कि भारत के बाहर कोई कर्मचारी वैदेशिक सेवा के अंदर चला गया तो उसको अवकाश किस प्रकार से मिलेगा, तो उसके बारे में जो भी विशेष प्रावधान किए गए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 153 सब क्लोज क्या में बता रखा कि भारत के बाहर वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारी को विदेशी जो नियोजक है उसके द्वारा अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रतिनियुक्ति पर भेजने वाला जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो सक्षम प्राधिकारी है, वैदेशिक नियोजक की सलाह से क्या करेगा, अवकाश स्वीकृति की शर्तों का निर्धारण कर सकता है। स्वीकृत किए जाने वाले अवकाश वेतन का भुगतान विदेशी नियोजक द्वारा किया जाएगा, सीधी सी बात है। और स्वीकृत किया गया अवकाश कर्मचारी के लीव अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाएगा। अगर हम 153 ख की बात करें तो इसमें बताएगा कि कभी कभी विशेष परिस्थिति में क्या होता है कि भारत से बाहर वैदेशिक सेवा में जो स्थानांतरण किया गया जिस कर्मचारी का, और जिस प्राधिकारी ने कर्मचारी का स्थानांतरण किया, तो स्थानांतरण करने वाला जो प्राधिकारी होता है वैदेशिक नियोजक के साथ ऐसी व्यवस्था भी लागू कर सकता है जिससे किसी कर्मचारी को उस पर सरकारी कर्मचारी के रूप में लागू होने वाले विभिन्न सेवा नियमों के अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है गाइज। यानी कि सरकारी कर्मचारी का मतलब क्या होता है, जैसे पीएचडी का कोई कर्मचारी है, ठीक है, पीएचडी का कोई कर्मचारी है तो वो हो गया सरकारी कर्मचारी। अगर यहाँ से वो वैदेशिक सेवा के अंदर अगर रिको के अंदर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर वो काम कर रहा है, और मान लो ऐसा कोई ऑफिस हो जो भारत के बाहर हो और वो वैदेशिक सेवा के अंदर कर्मचारी उसमें वैदेशिक सेवा के लिए चले जाए, और वो ऑफिस कहाँ पर है, भारत के बाहर, तो इसमें ये व्यवस्था किया जा सकता है कि जो स्थानांतरण करेगा जो सक्षम प्राधिकारी कर्मचारी का भारत के बाहर वैदेशिक सेवा में, ठीक है, तो जो वैदेशिक नियोजक होगा उसके साथ ऐसी व्यवस्था लागू कर सकता है कि जो सरकारी कर्मचारी पर जो अवकाश के लिए जो सेवा लागू होती है ना, मतलब वैदेशिक नियोजक के साथ ऐसी व्यवस्था भी लागू कर सकता है जिससे किसी कर्मचारी को उस पर सरकारी कर्मचारी के रूप में लागू होने वाले जो विभिन्न सेवा नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के रूप में सरकारी कर्मचारियों के ऊपर जो भी विभिन्न प्रकार के जो सेवा नियम लागू होते हैं और उन सेवा नियमों के अनुसार जो अवकाश मिलता है तो वो सुविधा भी मिल सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार उसका अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है सरकारी कर्मचारी के रूप में। इसके लिए जो वैदेशिक नियोजक होता है ना, उसको नियम 146 के अनुसार अवकाश अंशदान राज्य की संचित निधि में जमा कराना होगा, तभी उसको इस प्रकार की सुविधा मिलेगी। ठीक है गाइज। यानी कि कभी कभी विशेष परिस्थितियों में भारत से बाहर वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण करने वाला जो प्राधिकारी होता है वो वैदेशिक नियोजक के साथ ऐसी व्यवस्था लागू कर सकता है जिससे किसी कर्मचारी को उस पर सरकारी कर्मचारी के रूप में लागू होने वाले विभिन्न सेवा नियमों के अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। इस संबंध में कुछ टिप्पणी भी है। टिप्पणी क्या है कि भारत के बाहर वैदेशिक नियोजक द्वारा कर्मचारी को स्वीकृत अवकाश की अवधि को पेंशन परियोजनार्थ अवकाश के रूप में माना जाएगा, कर्तव्य के रूप में नहीं माना जाएगा। एक साथ अधिकतम अगर कर्मचारी 4 माह तक पूर्ण वेतन पर लिया गया अवकाश नियम 91 के अनुसार पीएल समझा जाएगा। पीएल का मतलब होता है प्रिविलेज लीव, यानी कि उपार्जित अवकाश माना जाएगा। कब? जब एक साथ अधिकतम 4 माह का पूर्ण वेतन पर अवकाश ले लिया जाए तो। अवकाश भत्ते के साथ लिए गए अन्य सभी प्रकार के अवकाशों के संबंध में नियम 92 से 98 के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए। ठीक है गाइज। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 154 की, 154 यानी कि 154 की। तो इसमें बता रखा कि वैदेशिक सेवा में कार्यरत कर्मचारी के राजकीय सेवा में कार्यवाहक रूप से कोई पद धारण करने पर वेतन का नियमन, यानी कि वैदेशिक सेवा में कार्यरत कर्मचारी, मान लो पीएचडी का कोई जूनियर अकाउंटेंट है, उसको प्रतिनियुक्ति पर कहाँ भेज दिया गया, रिको में। ठीक है, अब इसमें बता कि वैदेशिक सेवा में कार्यरत कर्मचारी कौन है, जूनियर अकाउंटेंट, क्योंकि ये पीएचडी से कहाँ आ गया, रिको में। ठीक है, तो इस कर्मचारी के द्वारा राजकीय सेवा में कार्यवाहक रूप से कोई पद धारण करने पर, अब मान लो ये रिको में जो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर गया है ये अपने राजकीय सेवा यानी कि पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर कार्यवाहक रूप से अस्थायी रूप से कोई पद धारण कर ले तो उसको वेतन कैसे मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। यानी कि अब ये जिस पद पर पदाधिकार रखेगा ना,
वो उसी के अनुसार वेतन प्राप्त करेगा, और रिको के अंदर वो क्या वेतन प्राप्त कर रहा है उसके हिसाब से इसका वेतन का निर्धारण नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इस दशा में वेतन का निर्धारण कैसे किया जाएगा? कर्मचारी को उस पद के अनुसार वेतन प्राप्त होगा। ठीक है, किस पद के अनुसार वेतन प्राप्त होगा? जिस पर वह पदाधिकार रखता है, यानी कि कर्मचारी का पदाधिकार कहाँ है वर्तमान में, तो उसी के हिसाब से उसको वेतन मिलेगा। वैदेशिक सेवा में कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए जा रहे वेतन को यहाँ वेतन निर्धारण के लिए आधार नहीं माना जाएगा। वैदेशिक सेवा में कर्मचारी क्या पैसा प्राप्त कर रहा है, ठीक है, वो उसको हम इग्नोर कर देंगे, उसको नहीं देखेंगे। यानी कि कर्मचारी का पदाधिकार कहाँ है उसी के अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलेगा। तो इसका कर्मचारी का पदाधिकार तो यहाँ पर है पीएचडी के अंदर। ठीक है, वो प्रतिनियुक्ति पर तो चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका पदाधिकार पीएचडी के अंदर जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे है, उस जूनियर अकाउंटेंट का। ठीक है गाइज, ये हमने नियम संख्या 154 की बात की। अब हम नियम संख्या 155 की बात करेंगे। तो इसमें बता रखा कि वैदेशिक सेवा से लौटने की तिथि, आखिर में वैदेशिक सेवा से लौटने की तिथि क्या मानी जाएगी। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो सरकारी कर्मचारी है वो प्रतिनियुक्ति पर चला जाता है, यानी कि वैदेशिक सेवा में चला जाता है, तो उसके लौटने की तिथि क्या मानी जाएगी। जैसे पीएचडी से कोई जूनियर अकाउंटेंट मान लो रिको के अंदर चला गया, ठीक है, तो वैदेशिक सेवा की अवधि मान लो इसकी पूरी हो जाती है, और इसके बाद में इसकी यहाँ पर इस विभाग के अंदर लौटने की तिथि क्या मानी जाएगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिस दिन कर्मचारी राज्य सेवा में पद का कार्यभार ग्रहण कर लेता है, जिस दिन यानी कि जिस तारीख को कर्मचारी राज्य सेवा में क्या करता है, कार्यभार को ग्रहण कर लेता है, ठीक है, चार्ज ले लेता है, तो उस दिन वैदेशिक सेवा से लौटने की तिथि मानी जाएगी कि कर्मचारी वैदेशिक सेवा से लौट के आ गया। लेकिन यदि वैदेशिक सेवा की समाप्ति पर अपने पद पर पुनः उपस्थित होने से पूर्व कर्मचारी ने क्या किया, अवकाश ले लिया, ठीक है, तो अवकाश ले लेता है, तो इस दिशा में तिथि का निर्धारण कौन करेगा? राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। वैदेशिक सेवा समाप्त हो गई और कर्मचारी प्रतिनियुक्ति, यानी कि वैदेशिक सेवा बोल दो चाहे प्रतिनियुक्ति अवधि बोल दो, वैदेशिक सेवा अवधि बोल दो चाहे प्रतिनियुक्ति अवधि बोल दो, बोथ आर सेम, दोनों चीज़ें एक ही है। तो प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्ति के बाद में कर्मचारी ने क्या किया, अवकाश लेके 10-20 दिन तक इधर उधर घूमता रहा। ठीक है, अब इस दशा में वैदेशिक सेवा से लौटने की तिथि क्या मानी जाएगी? अब राज्य सरकार ही निर्धारित करेगी कि कर्मचारी को वैदेशिक सेवा से लौटने की तिथि क्या माना जाए। ठीक है गाइज, तो यह हमने नियम संख्या 155 पढ़ा। इसके बारे में कुछ टिप्पणियां दे रखी है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि आखिर में वो इंपॉर्टेंट टिप्पणियां कौन सी है। पहली टिप्पणी है कि सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश, ये भी एक प्रकार का अवकाश है। ठीक है, इस अवकाश हेतु आवेदन किया जाए, कब किया जाए? जब कर्मचारी भारत में या फिर भारत के बाहर सरकार के स्वामित्व या फिर नियंत्रण वाले निगमित निकाय में हो। ठीक है, निगमित निकाय में वैदेशिक सेवा में नियुक्त हो। तो इस दशा में अगर मतलब कर्मचारी भारत में या फिर भारत के बाहर सरकार का जो भी स्वामित्व या फिर नियंत्रण वाला जो निगमित निकाय है उसमें वैदेशिक सेवा पर चल रहा है, तो इस दौरान यदि कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश हेतु आवेदन किया जाए तो क्या होगा? यदि सरकार उसे अपनी सेवा से अवकाशों हेतु कार्यमुक्त करने के लिए तैयार हो जाए ना, तो आवेदित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। यदि कार्यमुक्त करने के लिए सरकार मना कर दे, तैयार ना हो, तो जनहित में यह अवकाश सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश क्या कर दिया जाएगा? अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जनहित में अवकाश अस्वीकृत होने के कारण इस अवकाश का उपभोग आरएसआर के नियम 89 के अनुसार सेवानिवृत्ति पर किया जा सकता है, रिटायरमेंट के बाद में किया जा सकता है। ठीक है गाइज, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश हेतु आवेदन किया जाए, कब किया जाए? जब कर्मचारी भारत में या फिर भारत के बाहर सरकार के स्वामित्व या फिर नियंत्रण वाले निगमित निकाय के अलावा अन्यत्र वैदेशिक सेवा में नियुक्त हो। जो पहली टिप्पणी हमने पढ़ी वो अलग थी, उसके अंदर आप देखना वो उसमें अलग चीज़ है और इसमें अलग चीज़ है, दोनों में अंतर है। तो सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश कब मांगा जाए? जब कर्मचारी भारत में या फिर भारत के बाहर सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगमित निकाय के अलावा किसी अन्य जगह पर वैदेशिक सेवा में नियुक्त हो, तो इसको सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश किस प्रकार इसको दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें कर्मचारी की वैदेशिक सेवा छोड़ने पर ही यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। अर्थात वैदेशिक सेवा के दौरान यह अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ठीक है गाइज, वैदेशिक सेवा नहीं छोड़ने के कारण अगर यह अवकाश अस्वीकृत कर दिया जाए, सीधी सी बात है भाई, इसमें दे रखा कि कर्मचारी की वैदेशिक सेवा छोड़ने पर यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। यानी कि अगर कर्मचारी वैदेशिक सेवा नहीं छोड़े तो इसके कारण यह अवकाश क्या किया जाएगा? अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर यह अवकाश अस्वीकृत कर दिया जाए तो आरएसआर का जो नियम 89 है उसके अनुसार यह अवकाश अस्वीकृत अवकाश की श्रेणी में शामिल नहीं माना जाएगा। यदि सेवानिवृत्ति के बाद भी यह सेवा जारी रखी जाती है तो यह पूरी तरह से एक तरह से निजी नियोजन माना जाएगा, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। ठीक है गाइज, तो इस प्रकार के जो प्रकरण है जिनमें अस्वीकृत अवकाश की अवधि में यदि कर्मचारी निगमित निकाय के अंदर, मैंने बोला निगमित निकाय के अंदर पुनः नियुक्त होता है,
में अवकाश का उपभोग कर्मचारी पुनः नियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद आरएसआर नियम 65 के अनुसार कर सकता है। ठीक है, मतलब ऊपर हमने जो 2 कारण पढ़े उनमें इस प्रकार से अगर कोई अवकाश अस्वीकृत कर दिया जाता है तो और कर्मचारी की पुनः नियुक्ति निगमित निकाय के अंदर होती है, तो ये पुनः नियुक्ति की अवधि जो समाप्त होगी ना, उसके बाद में कर्मचारी आरएसआर नियम 65 के अनुसार इनका उपभोग कर सकता है। ठीक है गाइज, यदि पुनः नियुक्ति निगमित निकाय के बजाय अगर निजी संस्थान में हो जाए तो ठीक है, तो कर्मचारी तुरंत सेवानिवृत्ति का विकल्प दे सकेगा। ठीक है, या फिर कर्मचारी HPL यानी कि हाफ पे लीव के बराबर अवकाश वेतन ले सकेगा। ठीक है गाइज, ये मैंने आपको बता दिया। अब इस स्पष्टीकरण की अगर हम बात करें इस संबंध में क्या क्या स्पष्टीकरण है, तो केंद्र सरकार या फिर अन्य राज्य सरकारें अपने अधीन प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति समाप्ति पर आवेदित अवकाश को स्वीकृत कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस दशा में प्रतिनियुक्ति से लौटने की तिथि वही मानी जाएगी जब वह कर्मचारी सरकार के अधीन सेवा में पुनः उपस्थित होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, कर्मचारी कोई भी हो। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार या फिर अन्य राज्य सरकारें अपने अधीन प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी को, ठीक है, प्रतिनियुक्ति समाप्ति पर आवेदित अवकाश को स्वीकृत कर सकती है। प्रतिनियुक्ति समाप्त हो गई और उसको मान लो 20 दिन का अवकाश स्वीकृत कर दिया, प्रतिनियुक्ति तो उसकी समाप्त हो गई और 20 दिन का अवकाश उन्होंने ले लिया, तो अब वो अपने पैतृक विभाग में जाएगा। ठीक है, कर्मचारी लौटकर अपने सरकार के अंदर जाएगा, तो लौटने की तिथि क्या मानी जाएगी, जब ये 20 दिन की अवधि ये अवकाश पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये बता रखा है कि इस दिशा में प्रतिनियुक्ति से लौटने की तिथि वही मानी जाएगी जब वह कर्मचारी सरकार के अधीन सेवा में पुनः उपस्थित होता है। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 156 की। इसमें बता रखा है कि विदेशी नियोजक द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारी का वेतन एवं अनुदान बंद करने की तारीख। जैसे मान लो PhD से कोई कर्मचारी रिको के अंदर चला गया। ठीक है, अब रिको के अंदर वो प्रतिनियुक्ति पर है और रिको का जो नियोजक है वो क्या कहलाएगा, विदेशी विनियोजक। ठीक है, तो विदेशी विनियोजक या फिर विदेशी नियोजक द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारी का वेतन, यानी कि यहाँ से मान लो कोई जूनियर अकाउंटेंट रिको के अंदर गया। ठीक है, तो ये जो विदेशी विनियोजक है ये जूनियर अकाउंटेंट को वेतन कब देना बंद कर देगा, या इसका जो अनुदान वो जमा कराता रहता है पर मंथ के हिसाब से, वो उसको बंद करने की तारीख क्या होगी, वो नियम संख्या 157 ने बता रखा है। तो इसमें बता रखा है कि वैदेशिक सेवा से लौटने पर, वैदेशिक सेवा से जैसे कर्मचारी वापस चला जाएगा, वैदेशिक सेवा से लौटने पर, ठीक है, वैदेशिक सेवा से जैसे वो कर्मचारी लौट जाएगा उसका वेतन और अवकाश का जो कर्मचारी का वेतन और अंशदान, जो भी अंशदान उसका बनता है, पेंशन अंशदान या फिर अवकाश वेतन अंशदान, वो बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नियम संख्या 157 की। इसमें बता रखा है कि नियमित संस्थापन के मामले में सरकार को भुगतान अनुदान की वसूली किस प्रकार की जाएगी। जब एक नियमित संस्थापन में अतिरिक्त वृद्धि की जाए और इस कारण उसकी लागत या उसका कोई भाग लाभ लेने वाले से वसूल किया जाना हो, तो अंशदान या वसूलियाँ इस प्रकार की जाएगी। किस प्रकार की जाएगी, ये 3 पॉइंट बता रखे हैं कि वसूलनीय जो राशि होती है सेवा या सेवा के भाग के लिए स्वीकृत की गई व्यय की राशि के बराबर होगी तथा किसी महाविशेष के वास्तविक व्यय के आधार पर इसमें बदलाव नहीं होगा। ये आपको क्लेम करना पड़ेगा। अगर समझाने के अंदर ज़्यादा डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको क्लेम करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। और ख की अगर हम बात करें तो सेवा के व्यय या खर्चा में नियम 146 के अनुसार अंशदान की राशि भी शामिल होगी, जिसकी गणना संस्थापन के सदस्यों के वेतन के आधार पर की जाएगी। सरकार के पास पावर है, क्या पावर है कि वह वसूलनीय राशि को कम कर सकती है और छोड़ भी सकती है। ये नियम संख्या 157 हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे रिवर्स डेपुटेशन यानी कि विपरीत प्रतिनियुक्ति क्या होती है। देखिए, मान लो अब पहले हमने बात की कि अगर कोई PhD क्या है, राजस्थान सरकार का विभाग है। ठीक है, अब इस विभाग में जो भी कर्मचारी कार्य करेंगे उनको अब वेतन और भत्ते कहाँ से मिलेंगे, राजस्थान सरकार की संचित निधि से। अब यहाँ से किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर मान लो रिको में भेज दिया जाए, तो इसको अवकाश और वेतन और भत्ते कहाँ से मिलेंगे, राजस्थान सरकार की संचित निधि के अलावा अन्य स्रोत से। तो उसको हम बोलते हैं प्रतिनियुक्ति। यहाँ का कर्मचारी PhD का अगर रिको में चला जाए तो उसको हम बोलते हैं प्रतिनियुक्ति। यदि रिको का कर्मचारी अगर PhD के अंदर आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, विपरीत प्रतिनियुक्ति। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे रिवर्स डेपुटेशन यानी कि विपरीत प्रतिनियुक्ति के बारे में। राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम या बोर्ड इत्यादि से राज्य सरकार के विभागों में, ये क्या है रिको, राज्य सरकार का सार्वजनिक उपक्रम बोल दो चाहे इसको बोर्ड बोल दो, यहाँ से राज्य सरकार के विभाग में यानी कि PhD में विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु सामान्य शर्तें एवं निर्देश क्या है। इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फटाफट समझा दूंगा आपको। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या दिशा निर्देश है। पहला है, विपरीत प्रतिनियुक्ति केवल उन्हीं कर्मचारियों की होगी। कौन से कर्मचारियों की होगी, जो अधिशेष घोषित नहीं किए गए हैं। ठीक है, यानी कि रिको के अंदर मान लो 50 कर्मचारी है। ठीक है, और रिको ने कह दिया कि हम तो 40 ही रखेंगे, बाकी जो 10 है उनको हम अधिशेष मान लिया हमने और उनको बाहर निकालेंगे।
अब इनमें से जो 10 जने हैं ना, इनमें से विपरीत प्रतिनियुक्ति पर इनको नहीं भेजा जाएगा, केवल यहाँ से विपरीत प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा। तो विपरीत प्रतिनियुक्ति केवल उन्हीं कर्मचारियों की होगी जो अधिशेष घोषित नहीं किए गए हों। तो अधिशेष घोषित नहीं किए गए हों, ये 40 जने अधिशेष घोषित नहीं किए गए हैं, तो इनकी विपरीत प्रतिनियुक्ति की जा सकती है। या फिर संस्थान या उसके किसी भाग जिसमें कर्मचारी कार्यरत है को बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया हो, यानी कि रिको को बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया है, तो यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी को विपरीत प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है। कर्मचारी नियमित रूप से उस संस्थान में कार्यरत होना चाहिए, रिको के अंदर कार्यरत होना चाहिए कर्मचारी, ठीक है। और इसका प्रमाण पत्र कौन देगा कि कर्मचारी रिको के अंदर कार्य कर रहा है या नहीं, इसका प्रमाण पत्र कौन देगा? जो संस्थान का मुखिया, जो रिको का जो मुखिया है, MD या फिर CMD, वो देगा इसका प्रमाण पत्र। अब मैं रिको का और PhD का एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि रिको तो क्या है कि राज्य सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम या बोर्ड है, और PhD क्या है कि राजस्थान सरकार का एक विभाग है, ठीक है। तो ये मैं एग्जाम्पल के पर्पज से आपको बता रहा हूँ कि आपकी समझ में आ जाए। पैतृक संस्थान में कार्यरत निम्न कार्मिकों को, पैतृक संस्थान में कार्यरत निम्न कार्मिकों की विपरीत प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। पैतृक संस्थान मतलब है, मान लो रिको का कोई कार्मिक है, तो रिको का जो कार्मिक है उसका पैतृक संस्थान क्या माना जाएगा? रिको, ठीक है। तो पैतृक संस्थान में कार्यरत निम्न कार्मिकों की विपरीत प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी, यानी कि जो राजस्थान सरकार के सार्वजनिक उपक्रम या बोर्ड है, वहाँ के कर्मचारियों को, वहाँ के कौन कौन से कर्मचारी जिनको राज्य सरकार के विभागों में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जा सकता है, तो ये 3-4 है। पहला है, दैनिक वेतन पर नियुक्त कार्मिकों को विपरीत प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाएगा। स्तर वेतन पर नियुक्त कार्मिकों को विपरीत प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाएगा। और संविदा पर नियुक्त कार्मिकों को रिवर्स डेपुटेशन यानी कि विपरीत प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाएगा। आगे बढ़ेंगे, केवल उन्हीं कर्मचारियों की विपरीत प्रतिनियुक्ति की जाएगी जो पैतृक संस्थान में नियमित चयन से सेवा में प्रवेश हुआ हो एवं समान या उच्च वेतन श्रृंखला आहरित कर रहे हों, तो केवल इन्हीं कर्मचारियों की विपरीत प्रतिनियुक्ति की जाएगी, ठीक है। उच्च वेतन श्रृंखला के पद के विरुद्ध निम्न वेतन श्रृंखला के कर्मचारी को विपरीत प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाएगा, यानी कि मान लो रिको का कोई LDC है, उसको PhD के अंदर जूनियर अकाउंटेंट पर विपरीत प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जा सकता है, यानी कि उच्च वेतन श्रृंखला का कौन सा पद हो गया? जूनियर अकाउंटेंट। तो उच्च वेतन श्रृंखला के पद के विरुद्ध निम्न वेतन श्रृंखला के कर्मचारी को, निम्न वेतन श्रृंखला कर्मचारी कौन है? LDC को, ठीक है, विपरीत प्रतिनियुक्ति पर नहीं लिया जाएगा। चौथा पॉइंट है, विपरीत प्रतिनियुक्ति की अवधि क्या रहेगी? राज्य सरकार के विभाग में कार्यग्रहण करने की जो दिनांक है उससे 1 वर्ष तक होगी। इस अवधि को 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है वित्त विभाग की पूर्व अनुमति से। पांचवां, बिंदु संख्या 2 और 3 के आशय का जो प्रमाण पत्र है वो कौन जारी करेगा? संस्थान का मुखिया यानी कि MD या CMD को देना होगा। छठा पॉइंट है, किसी कर्मचारी को विपरीत प्रतिनियुक्ति पर केवल उसी पद पर लिया जाएगा जिस पर नियुक्ति की निर्धारित शैक्षणिक या अन्य योग्यताएं रखता हो, इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। जैसे मान लो कोई LDC है रिको का, उसको राज्य सरकार का जो विभाग है, ठीक है, उसके अंदर LDC के पद पर ही विपरीत प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि LDC का रिको है, यानी कि रिको का LDC है और रिको का जो LDC है वो जो उसे राज्य सरकार के विभाग में यानी कि PhD विभाग में यदि जूनियर अकाउंटेंट के पद पर लगा दिया जाए, ऐसा नहीं चलेगा। अगर LDC है तो LDC को LDC के पद पर ही लगाया जाएगा, ठीक है, इसमें छूट नहीं मिलेगी। अब ये ध्यान देने योग्य बात है कि कार्मिक जो विभाग है अपवाद स्वरूप प्रकरणों में परीक्षण कर जांच करके जो चीफ मिनिस्टर साहब है उनके पूर्व अनुमोदन यानी कि अनुमति से निर्धारित योग्यताओं में छूट या शिथिलता प्रदान कर सकेगा। कौन? कार्मिक विभाग, ठीक है, जिसकी पूर्वानुमति विपरीत प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति लेने वाला प्रशासनिक विभाग आदेश जारी करने से पूर्व प्राप्त करेगा और आदेशों में इसका संदर्भ दर्शाएगा, ठीक है। यानी कि जो कार्मिक विभाग है वो CM साहब से अनुमति लेगा पूर्व में कि कोई LDC है रिको का, उसको राज्य सरकार के जो PhD विभाग है उसके अंदर जूनियर अकाउंटेंट के पद पर विपरीत प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया जाए, तो इसकी छूट दे सकता है। कौन दे सकता है? जो कार्मिक विभाग है वो जांच करेगा पहले और CM साहब के पूर्व अनुमोदन से निर्धारित योग्यता में छूट या शिथिलता प्रदान कर सकेगा। कौन? कार्मिक विभाग। और जो ये PhD विभाग है इसका जो प्रशासनिक विभाग रहेगा ना, वो जो आदेश जारी करेगा ना, मतलब विपरीत प्रतिनियुक्ति के जो आदेश जारी करेगा ना प्रशासनिक विभाग, वो पहले ये कॉपी ले लेगा कि हाँ इसमें छूट मिली या नहीं मिली। अगर छूट मिली है तो विपरीत प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो छूट मिल सकती है और वो कार्मिक विभाग द्वारा छूट दी जा सकती है। 8वें पॉइंट की बात करें तो बता रखा कि विपरीत प्रतिनियुक्ति की दिशा में वेतन भत्ते क्या मिलेंगे। तो पहला दे रखा कि पैतृक संस्थान में प्राप्त हो रहे वेतन भत्ते, यानी कि रिको का LDC है, ठीक है, उसको मान लो पैतृक संस्थान में 30,000 रुपये मिल रहा था, अथवा सरकार में उस पद पर देय वेतन जो भी कम हो।
तो रिको का एलडीसी उसको मान लो सरकार के पीएचडी में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया। विपरीत प्रतिनियुक्ति पर भेजने के कारण सरकार में उस पद पर 25,000 रुपये दिया जा रहा है और वो खुद के रिको के ऑफिस के अंदर 30,000 रुपये प्राप्त कर रहा है। तो दोनों में जो भी कम है उसको वही मिलेगा। तो इसमें उसको कितना मिलेगा? 25,000 रुपया। परंतु उस कर्मचारी को वो अतिरिक्त भत्ते नहीं मिलेंगे जो उसे पैतृक संस्थान में प्राप्त हो रहे थे, परंतु राज्य सरकार में उसके समकक्ष कर्मचारी को दे नहीं है। ठीक है, यानी कि रिको का कोई जूनियर अकाउंटेंट है, वो रिको के अंदर 5,000 पर मंथ कोई अलाउंसेस प्राप्त कर रहा है, और जूनियर अकाउंटेंट वो तो रिको का हो गया, और जूनियर अकाउंटेंट राजस्थान का जो राज्य सरकार के जो विभाग है पीएचडी, उसका यदि जूनियर अकाउंटेंट, उसको इस पद पर कोई भत्ता नहीं मिल रहा है, और ये जो रिको का जूनियर अकाउंटेंट है इसको तो भत्ता मिल रहा है, और जो राज्य सरकार का जो जूनियर अकाउंटेंट है उसको भत्ता नील यानी कि नहीं मिल रहा। तो अगर इस जूनियर अकाउंटेंट की विपरीत प्रतिनियुक्ति पर इस विभाग में कर दिया जाए तो वो ये नहीं कहेगा कि साहब मेरे को वहाँ पर 5,000 रुपये पर मंथ मिल रहा था, अब मेरी विपरीत प्रतिनियुक्ति हो गई है तो आप भी मेरे को 5,000 रुपये पर मंथ दो, ऐसा नहीं होगा, उसको नहीं मिलेगा। ठीक है गाइज। विपरीत प्रतिनियुक्ति के दौरान राज्य बीमा, जीपीएफ, राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल फंड एवं राज्य कर्मचारियों से की जाने वाली जो भी कटौतियाँ होगी ऐसे कर्मचारियों के वेतन से नहीं की जाएगी। यानी कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी है उनकी ये कटौतियाँ की जा रही है, और जो विपरीत प्रतिनियुक्ति पर जो कर्मचारी है उससे इस प्रकार की कटौतियाँ नहीं की जाएगी। विपरीत प्रतिनियुक्ति के दौरान कर्मचारी के पैतृक संस्थान के नियमों के अनुसार वसूली योग्य जो भी राशि बनेगी वो कर्मचारी से वेतन से काट ली जाएगी। कार्मिक का सीपीएफ अंशदान और नियोक्ता का अंशदान नियमित रूप से पैतृक संस्थान को भेजा जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। जैसे मान लो रिको है, रिको से विपरीत प्रतिनियुक्ति हुई है पीएचडी के अंदर। अब पीएचडी में जो कार्मिक आया ना उसका सीपीएफ अंशदान, और जो पीएचडी का जो नियोक्ता है उसका अंशदान, वो दोनों चीज़ें रिको के अंदर क्या होगी? नियमित रूप से भेजी जाएगी। ठीक है गाइज। 10वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा कि विपरीत प्रतिनियुक्त कार्मिकों पर पैतृक संस्थान के सेवा नियम एवं शर्तें लागू होगी, सीधी सी बात है, तथा अवकाश भी पैतृक संस्थान के नियम अनुसार ही देय होगा। ठीक है, यानी कि रिको का कोई कर्मचारी है तो इस पर क्या होगा कि जो सेवा नियम और शर्तें हैं वो रिको की लगेगी, और इसको अवकाश भी रिको के जो सेवा नियम है उसी के अनुसार भी अवकाश मिलेगा विपरीत प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारी को। विपरीत प्रतिनियुक्ति पर प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विपरीत प्रतिनियुक्ति पर प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं मिलेगा। यानी कि प्रतिनियुक्ति की दशा में तो प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलता है, लेकिन विपरीत प्रतिनियुक्ति दशा में प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं मिलता। विपरीत प्रतिनियुक्ति के दौरान कर्मचारी को पैतृक संस्थान से बोनस या एक्स-ग्रेशिया का भुगतान नहीं किया जाएगा। चिकित्सा सुविधा यानी कि मेडिकल फैसिलिटी एवं टीए यानी कि यात्रा भत्ता राज्य सरकार के कार्मिकों के अनुरूप ही मिलेगा। विपरीत प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले कर्मचारी के सेवा अभिलेख यानी कि सर्विस रिकॉर्ड का संधारण कौन करेगा? पैतृक संस्थान द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, इंक्रीमेंट जो भी होगा, ठीक है, तो इनका पदस्थापना के दौरान नियंत्रण अधिकारी द्वारा ही स्वीकृति की जाएगी इंक्रीमेंट की। ठीक है, यानी कि जो रिको का जो नियंत्रण अधिकारी है, रिको से कोई कर्मचारी विपरीत प्रतिनियुक्ति पर पीएचडी के अंदर आया और वो पदस्थापना के दौरान यदि उसको इंक्रीमेंट कोई भी लागू होता है तो रिको का जो नियंत्रण अधिकारी है वो इसके स्वीकृत कर देगा। ठीक है गाइज। पैतृक संस्था में छटनी या फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने पर विपरीत प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी को पैतृक संस्था को लौटाना होगा। क्यों? ताकि छटनी या फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बारे में निर्णय लिया जा सके, है ना। मैंने आपको बताया कि रिको से कोई कर्मचारी पीएचडी के अंदर विपरीत प्रतिनियुक्ति पर आया और मान लो रिको के अंदर एकाएक कोई छटनी हो रही है कर्मचारियों की या फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू हो रही है, तो रिको का जो कर्मचारी पीएचडी के अंदर विपरीत प्रतिनियुक्ति पर आया उसको यहाँ रिको के अंदर भेज दिया जाएगा कि भाई साहब आप जाओ और रिको को बोल देंगे कि ये कर्मचारी विपरीत प्रतिनियुक्ति पर हमारे यहाँ पर आया था, हमने इसको भेज दिया, अब तुम्हारे जचेजोई करो, इसको छटनी करो, चाहे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति करो, तुम्हारी जचेजोई करो। ठीक है, तो इस प्रकार उसको भेज दिया जाएगा। ठीक है गाइज। अगला पॉइंट है विपरीत प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिकों को राज्य कर्मचारियों को देय पेंशन इत्यादि के लाभ नहीं मिलेंगे, अपितु पैतृक संस्थान द्वारा जो सेवानिवृत्ति का लाभ देय होगा एवं पैतृक संस्थान द्वारा ही भुगतान किया जाएगा। अब यह है अमेंडमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष या फिर स्वीकृत विपरीत प्रतिनियुक्ति की अवधि जो भी पहले हो के अनुसार कार्मिक को उसके पैतृक संस्थान में लौटा दिया जाएगा। यानी कि जो विपरीत प्रतिनियुक्ति पर जो कार्मिक आया उसको पैतृक संस्थान में कब लौटाया जाएगा? सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष पहले उसको लौटा दो, या फिर स्वीकृत विपरीत प्रतिनियुक्ति की जो अवधि होती है ना, या तो पहले स्वीकृत विपरीत प्रतिनियुक्ति की अवधि आ जाए, ठीक है, यानी कि रिटायरमेंट से पहले अगर स्वीकृत विपरीत प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो रही है तो उसको लौटा दो,
या फिर स्वीकृत विपरीत प्रतिनियुक्ति की अवधि से पहले यदि वो रिटायरमेंट हो रहा है तो रिटायरमेंट से 1 वर्ष पहले उसको उस कार्मिक को उसके पैतृक संस्थान में लौटा देना चाहिए। और ये पहले 3 माह की अवधि थी, इसको काटकर अब इसका अमेंडमेंट हो गया, ये इसको 1 वर्ष कर दिया गया और ये 28 दिसंबर 2021 को संशोधन हुआ है, जो कि मैंने आपको बता दिया। विपरीत प्रतिनियुक्ति पर वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के बाद ही लिया जा सकेगा, यानी कि विपरीत प्रतिनियुक्ति पर किसी कर्मचारी को कब लिया जा सकेगा, जब वित्त विभाग इसके बारे में परमिशन दे दे। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण आदेश है, लॉकडाउन अवधि के दौरान अनुपस्थित अवधि के नियमितीकरण के संबंध में स्पष्टीकरण कब जारी किया गया, 23 सितंबर 2021 को। यानी कि रिको से मान लो किसी कर्मचारी को विपरीत प्रतिनियुक्ति पर पीएचडी के अंदर भेजा गया और मान लो अभी कोरोना काल चला था थोड़े दिनों पहले, अभी भी चल रहा है, तो उस दौरान लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन में कर्मचारी क्या रहा, पीएचडी के अंदर अनुपस्थित रहा। तो अनुपस्थिति की अवधि को नियमितीकरण करने के लिए, यानी कि रेगुलर करने के लिए जो स्पष्टीकरण के आदेश जो आए हैं ना, वो कब आए हैं, 23 सितंबर 2021 को। ठीक है गाइज, ये आपका जो चैप्टर संख्या 13 है वैदेशिक सेवा, ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है। और अब जो भी छोटे छोटे जो चैप्टर बचे हैं उनके एक एक वीडियो बनेंगे और वो जल्दी पूरे हो जाएंगे। इसके बाद में हम जीएफ स्टार्ट कर देंगे, देन इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है गाइज, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अध्याय संख्या 13 कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।